रिसेंट में मिला भी उनके मैनेजमेंट से। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि एशियन पेंट्स एवर हैज़ लॉस्ट मार्केट शेयर। नमस्कार दोस्तों, जैसा मैंने आप लोगों को इस किताब के बारे में बताया था, करीब 38 साल पुरानी किताब है, जिससे इंस्पायर होके मैंने एक बच्चों के किताब पढ़ने की स्टार्टअप शुरू करी थी। तो फाइनली उस स्टार्टअप को लॉन्च करने का टाइम आ गया है। करीब 2 हफ्ते में वो स्टार्टअप लॉन्च हो रही है। उसका नाम होने वाला है मैंगो रीडर। और कमाल की किताबें हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, और एक ही ध्येय है कि बच्चे वापस से रीडिंग में, पढ़ने में, किताबों में रुचि लें और सिर्फ वीडियो गेम्स और वीडियोस न देखें। पेंट्स इंडस्ट्री में G2G होने वाला है, और ये सीरीज़ का मैंने नाम रखा है G2G। G2G 2 ढंग से होता है, या तो गुड टू ग्रेट होता है, गुड कंपनियां जब ग्रेट कंपनियां बनती हैं, या ग्रेट टू गुड होता है जब कमाल की कंपनियां नॉर्मल या आम कंपनियां बन के रह जाती है, या कमाल की इंडस्ट्री स्ट्रक्चर जब नॉर्मल इंडस्ट्री स्ट्रक्चर बन के रह जाती है। तो इस G2G की सीरीज़ में मैं आपको बहुत सारी कहानियां सुनाऊंगा, अच्छी कंपनियों की, बुरी कंपनियों की, बुरी कंपनियां अच्छी कैसे बनी, अच्छी कंपनियां ख़राब कैसी हुई, एंड सो ऑन। इस सीरीज़ में ये पहली इंडस्ट्री एनालिसिस रहेगी जो पेंट्स में होने वाला है अगले 5 से 10 साल में। पेंट्स में पिछले 20 से 30 साल में गुड इंडस्ट्री ग्रेट इंडस्ट्री बनी है। जैसा मैंने कहा, मुझे लग रहा है अगले 5 से 10 साल में ये ग्रेट इंडस्ट्री गुड बन के रह जाएगी, और ये एनालिसिस उसी की है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पिछले 20 साल 30 साल में पेंट्स में हुआ क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं हमेशा कहता हूं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंडस्ट्री का बहुत अच्छा होना चाहिए। जब वो 20 से 30% कंसिस्टेंटली रहता है, कंपनीज ग्रो करती हैं, बहुत पैसे बनते हैं। तो ये आप चार्ट देखिए, पेंट इंडस्ट्री में पिछले 15-20 सालों में एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20 से 30% रहा है। मिनिमम अगर अच्छी कंपनी रही है तो 25% ROC बनाई है। 25% रिटर्न ऑन कैपिटल बहुत बहुत अच्छा होता है। अब आप ये देखिए कि ये जो 25% एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है इंडस्ट्री का, ये क्यों रहा है? इसकी बहुत सिंपल वजह है। इन 2 चार्टों को आप देखिए। जो बायां वाला चार्ट है वो है इंडस्ट्री की सेल्स ग्रोथ। 5 या 6 प्लेयर्स हैं, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, एक्जो, नेरोलैक, और अभी नए प्लेयर्स आए हैं JSW और इंडिगो। ठीक है, ये इंडस्ट्री स्ट्रक्चर रहा है पिछले कई सालों से। टिपिकली पेंट इंडस्ट्री GDP के 2x ग्रो करती है। अगर GDP आपका 6% ग्रोथ कर रहा है तो पेंट्स टिपिकली 10 से 13% पिछले 15, 20, 25 सालों में ग्रो करी है। वो जो कर्व है ग्रोथ का, वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। तो क्या हुआ है, पिछले 15-20 सालों में इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रहा है वो 12-13% रहा है, रेवेन्यू ग्रोथ। और ये रेवेन्यू ग्रोथ का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहा है वो आम तौर पर एशियन पेंट्स हाईएस्ट मार्केट शेयर है, फिर बर्जर है, एंड सो ऑन। आप ये चार्ट में देख सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है मालूम है इस चार्ट में? आप दूसरा चार्ट देखिए, वो है कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने ग्रॉस ब्लॉक यूज़ किया है उसकी प्रॉक्सी के लिए कि कितनी फैक्ट्री लोगों ने लगाई है। मज़ेदार क्या है ना, जैसा रेवेन्यू ग्रोथ का कर्व रहा है वैसा ही फैक्ट्री ग्रोथ का कर्व रहा है। 13% आपकी सेल्स बढ़ी हैं, 13% ही लोगों ने नया कैपिटल लगाया है। इसको मैं हमेशा कहता हूं कोऑपरेटिव इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, कि जो आपका लीडर इंडस्ट्री का कर रहा है, फॉलोअर्स भी वही कर रहे हैं। किसी ने इंडस्ट्री स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं किया है। और इसका रिजल्ट क्या है आप देख लीजिए। ये जो 4 पाई चार्ट आपको दिख रहे हैं ना, बहुत सिंपल एनालिसिस है। रेवेन्यू का जो स्ट्रक्चर रहा है मार्केट का, जो सेल्स का जो मार्केट शेयर रहा है, वो 2012-13, 2022, आप पहले भी काफ़ी साल चले जाओ, ऐसा ही रहा है। यूनिपोलर इंडस्ट्री रही है। एक प्लेयर डोमिनेट करता है, वो एशियन पेंट्स, फिर है बर्जर, नेरोलैक, एक्जो। अब इसमें इंटरेस्टिंग आप एक चीज़ देखिएगा कि JSW और इंडिगो जो नए प्लेयर्स आए हैं पिछले कुछ 5 साल या 10, 15, 20 साल में, उन्होंने इंडस्ट्री स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं किया है। जो इंडस्ट्री के रूल्स हैं उसी के साथ बिहेव किया है, वैसे ही रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ है कि रेवेन्यू शेयर और ग्रॉस ब्लॉक शेयर मोटा मोटी बरोबर रहा है।
अब जब मिलजुल के सब डिसाइड करते हैं कि हमको जैसा इंडस्ट्री का रेवेन्यू ग्रोथ है वैसा ही हमको अगर फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, एक प्राइसिंग डिसिप्लिन रहती है इंडस्ट्री में, लीडर जो करता है हम उसे फॉलो करेंगे, तो सब पैसा बनाते हैं। और जब सब अच्छे से पैसा बनाते हैं, जो रिटर्न ऑन कैपिटल का आपको मैंने चार्ट दिखाया, तो पूरी इंडस्ट्री कमाल करती है। अब आप लास्ट कई सालों का इसमें मार्केट शेयर देख लीजिए। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि एशियन पेंट्स और बर्जर ने कभी मार्केट शेयर लूज़ किया हो। दो ही कंपनियां हैं जिन्होंने पिछले 10-15 साल में मार्केट शेयर लूज़ किया है, दोनों मल्टीनेशनल्स हैं। एक तो नेरोलैक है जो कैंसाई नेरोलैक बन गई है, और दूसरी एक्जो नोबल है। इन दोनों कंपनियों ने मिलकर करीब 10% मार्केट शेयर लूज़ किया है, जो एशियन पेंट्स ने 2-3% ले लिया है, बर्जर ने 2-3% ले लिया है, और दो नए प्लेयर्स ने उसमें 2-3% ले लिया है, जो है JSW और इंडिगो। इसमें मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आज तक एशियन पेंट्स और बर्जर ने पहला मार्केट शेयर कभी खोया नहीं है, और कोऑपरेटिव इंडस्ट्री स्ट्रक्चर रहा है कि सब मिलजुल के डिसाइड करते हैं। एक्चुअली मैं कार्टेल नहीं बोलूँगा, लेकिन एशियन पेंट्स जो लीडर है जो करता है, फॉलोअर्स भी वही करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं हज़ारों करोड़ लगा के नई फैक्ट्री लगा दूँ, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। इसके कारण इंडस्ट्री का एसेट टर्न भी स्टेबल रहा है, अराउंड 3 टाइम्स। 20,000 करोड़ की कभी कभी कैपिटल ब्लॉक है पूरी इंडस्ट्री की, और टोटल 55 से 60,000 करोड़ की रेवेन्यू है। ये रहा है आज तक का इंडस्ट्री स्ट्रक्चर। अब समझते हैं कि पहला G2G जो मैंने कहा था वो कैसे होता है। गुड टू ग्रेट तब होता है जब सबसे पहले आपका प्रॉफिट गुड टू ग्रेट होता है। टिपिकली मैं यहाँ एक सिर्फ EPS आपको एक वो दिखा देता हूँ कि किसी कंपनी जो फास्ट ग्रो कर रही है कोऑपरेटिव इंडस्ट्री में, लेट्स से उसका EPS 5 रुपये का 25 रुपया हो गया, इसको मैं बोलता हूँ गुड टू ग्रेट अर्निंग्स ग्रोथ। कमाल जब होता है जब यही गुड टू ग्रेट अर्निंग ग्रोथ को अच्छे वैल्यूएशन भी मिलते हैं। तो जब वैल्यूएशन री रेट होता है, गुड टू ग्रेट जब P मल्टीपल भी हो जाता है, तो कमाल होता है, तो मैजिक होती है। गुड टू ग्रेट अर्निंग, गुड टू ग्रेट वैल्यूएशन, री रेटिंग, मैजिक हैपन्स, तो स्टॉक मल्टीबैगर होता है। यही चीज़ पिछले 15-20 सालों में पेंट्स में हुई है, क्योंकि इंडस्ट्री स्ट्रक्चर कंसोलिडेटेड था, मार्केट शेयर स्टेबल थी, रेवेन्यू ग्रोथ स्टेबल था, सब मिलजुल के फैक्ट्रियां लगाते थे। इसके कारण पूरी की पूरी इंडस्ट्री रीरेट हुई थी। एशियन पेंट्स जो 15 से 20 मल्टीपल में ट्रेड करता था 2008-9 में, आज 70-75 के P मल्टीपल में ट्रेड करता है, और पूरी की पूरी इंडस्ट्री ही रीरेट हुई है। एशियन पेंट्स का भी आप P मल्टीपल चार्ट देखो, बर्जर का देखो, एंड सो ऑन, वो मैंने यहाँ लगा दिया है। सो ये गुड टू ग्रेट का एनवायरनमेंट था, इसमें पूरी की पूरी इंडस्ट्री रीरेट हुई थी, मैजिक हुआ था, स्टॉक्स मल्टीबैगर हुए थे। इसलिए आज पूरी इंडस्ट्री के पोर्टफोलियो में आप म्यूचुअल फंड्स ले लें, FIIs ले लें, आप लोकल PMS ले लें, AIF ले लें, सबके फंड्स में आपको एशियन पेंट बर्जर मिल जाएंगे, क्योंकि वाकई में कमाल की कंपनियां हैं, कमाल की ब्रांडिंग है, स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव मोट है, और कोऑपरेटिव जूसी रिटर्न्स थे। शांति से सब पैसे बना रहे थे, बहुत पीसफुल शांतिपूर्ण वातावरण था, इसलिए गुड ग्रेट हुआ था। ये बदलने वाला है। अब देखते हैं डेटा क्यों। आज तक इस इंडस्ट्री में कभी भी सप्लाई साइड डिसरप्शन नहीं हुआ है। आप हमेशा सुनेंगे कि बहुत लोग पेंट्स इंडस्ट्री में आए, कुछ नहीं कर पाए, मल्टीनेशनल आई, चली गई, एंड सो ऑन, लेकिन किसी ने भी हज़ारों करोड़ नहीं लगाए थे। JSW भी धीरे धीरे आए हैं, इंडिगो एनीवे छोटा प्लेयर था, धीरे धीरे आए हैं, और मल्टीनेशनल ने कभी भी बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं लगाई। तो इसलिए इंडस्ट्री की कोऑपरेटिव ओलिगोपोली मेंटेन थी। ये पहली बार है जो ग्रासिम, जो बहुत बड़े प्लेयर हैं, अलग अलग इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत पैसे बनाए हैं, वो सीधा 10,000 करोड़ रुपए लगाए हैं, और ये पूरा का पूरा कैपिटल वो 2025 मार्च तक लगा देंगे। जब 10,000 करोड़ का कैपिटल आता है, तो आप देखिए इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर कहाँ चेंज होता है। ये वाला आप चार्ट देखिए। आज के पहले कैपिटल डिप्लॉयड जितना इंडस्ट्री की रेवेन्यू बढ़ रही थी उतना ही बढ़ रहा था, लेकिन अगले सिर्फ 2 सालों में अगर ग्रासिम ने 10,000 करोड़ रुपए लगा दिए, जो वो लगा रहे हैं, मेरा एस्टिमेट है अगर मैं इसको प्रोजेक्ट करूं
तो फैक्ट्रियाँ 2.5 गुना बढ़ेंगी, 2.5 गुना अगले 5 सालों में, 2.5 टाइम्स। फैक्ट्रियाँ 2.5 गुना बढ़ेंगी, लेकिन रेवेन्यू 2.5 गुना नहीं बढ़ेगा। रेवेन्यू उसी स्मूथ कर्व में बढ़ेगा जो पिछले कई सालों से हुआ है, 10 से 13%। तो अगर रेवेन्यू आपका 10 से 13% ही बढ़ने वाला है और सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है तो दिक्कत आएगी। अब इस कैपिटल डिप्लॉयड के चार्ट को दूसरे ढंग से देखते हैं। आज तक इंडस्ट्री में आप समझ लीजिए 2 तरह के लोग थे। एक था एशियन पेंट्स जो सबसे बड़ा था और बाकी सब मिलजुल के एशियन पेंट की जितनी फैक्ट्रियाँ लगाते थे। इट वॉज अ यूनिपोलर इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, एक शेयर और बाकी फॉलोअर। अगले 5 सालों में ये जो पाई चार्ट है ये बाईपोलर हो जाएगा। एटलीस्ट फैक्ट्री साइड में एशियन पेंट की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ रहेंगी और ग्रासिम की बड़ी फैक्ट्रियाँ रहेंगी। बाकी प्लेयर इनके दोनों कंबाइंड अंदाजन ऐसा 1/3 1/3 1/3 या 40-30-20 का स्ट्रक्चर जो मुझे लग रहा है जो अनाउंस्ड प्लान्स है उसमें है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अगर ये वाला सप्लाई साइड रहता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट जो कंसिडर करना है वो है रेवेन्यू चार्ट। मुझे सिर्फ इतना पता है कि आज अगर इंडस्ट्री की टोटल रेवेन्यू 60,000 करोड़ है ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स की, वो करीब 1 लाख करोड़ हो जाएगी अगले 5 साल में। जो है ये ब्राउन रंग की बिल्डिंग, आप ये समझो कि ये 2 बहुत ऊंची इमारतें हैं। दे आर 2 बिग स्काई स्क्रेपर्स। आज की जो इमारतें हैं, जो पहली वाली इमारतें हैं, इसमें हमें मालूम है, ये लेफ्ट वाली बिल्डिंग को आप देखें, अगर ये 100 तल्ले की बिल्डिंग है तो इसमें करीब 55 फ्लोर्स एशियन पेंट्स के पास है, 18-20 बर्जर के पार्ट्स हैं एंड सो ऑन। ये जो बिल्डिंग 2028 में आएगी, जो ब्राउन रंग की बिल्डिंग है, इसमें किसको कितने फ्लोर्स मिलेंगे मुझे आज नहीं मालूम। लेकिन एक चीज सर्टन है कि एशियन पेंट्स, बर्जर थोड़ा मार्केट शेयर जरूर खोएंगे, क्योंकि ग्रासिम एक फॉर्मिडेबल प्लेयर है। वो बहुत सारे कैपिटल को लेके आ रहे हैं और चूंकि JSW और इंडिको ने ऑलरेडी 2 से 3% मार्केट शेयर लेके ये दिखा दिया है कि मार्केट शेयर लिया जा सकता है, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा बहुत। लेकिन आज जो अनसर्टेनिटी है कि जो ब्राउन रंग की बिल्डिंग है इसमें किसको कितने फ्लोर्स मिलेंगे मुझे आज नहीं मालूम। और जब भी अनसर्टेनिटी होती है ना किसी भी शेयर प्राइस में या किसी भी इंडस्ट्री में, उसमें शेयर टिपिकली डी रेट होते हैं। इसकी कोई दो राय आज तक मैंने तो नहीं देखी है। सो पहली अनसर्टेनिटी जो इंडस्ट्री में आ रही है कि ये जो इतनी सप्लाई आ रही है इससे किसको कितनी सेल मिलेगी, ये जो ब्राउन बिल्डिंग है इसमें किसको कितने फ्लोर मिलेंगे। अगर एशियन पेंट का आज तक ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री का मार्केट शेयर से 55% था, अगर वो 2 से 3% भी गिरता है, जो मुझे लग रहा है सर्टनली गिरेगा, तो आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि एशियन पेंट्स एवर हैज लॉस्ट मार्केट शेयर। इट विल बी फर्स्ट टाइम दे विल लूज मार्केट शेयर इन द पास्ट 20-30 ईयर्स। अब देखते हैं कि ग्रासिम क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। लास्ट 3-4 सालों में ना ग्रासिम का एक बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कैश फ्लो बना है उनके कमोडिटी बिजनेस में। मैं सिर्फ आपको एक चार्ट दिखाता हूँ कॉस्टिक सोडा वाला, जिसमें वो लीडर हैं। जब कोविड में ग्लोबल डिस्ट्रप्शन हुआ, चाइना सप्लाई नहीं आई, यूरोपियन सप्लाई नहीं आई, तो प्राइसेस कमोडिटीज़ के बहुत बड़े थे। सो कुछ समय के लिए ग्रासिम ने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स बनाए थे। यह आपको केमिकल इंडस्ट्री में इंडिया में सब में दिखा होगा, सब ने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बनाए हैं। और दिक्कत क्या हुई है ना, वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट में लोगों ने पी मल्टीपल देके इन सब शेयर्स को बहुत बढ़ा दिया है, वो दूसरी कहानी है। उस पर भी मैं कभी डिस्कस करूंगा कि केमिकल्स में भी गुड टू ग्रेट का ग्रेट टू गुड क्यों हो रहा है। लेकिन ग्रासिम ने क्या किया है कि वो जो एक्स्ट्रा जो एबिटा आई है काफ़ी सारी, वो पेंट्स में भी वो डिप्लॉय कर रहे हैं। दूसरा, मुझसे बहुत लोगों ने सवाल किया कि ग्रासिम कर क्या रहे हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये अनाउंस किया है कि 1800 करोड़ पे ऑलरेडी उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है। वो 5000 करोड़ अगले साल और 10,000 करोड़ इन 24 मंथ्स इन्वेस्ट करने वाले हैं। बट और क्या कर रहे हैं, देखिए मुझे भी ये नहीं मालूम है। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ग्रासिम वाले मैनेजमेंट देते भी नहीं है। रिसेंट में मिला भी उनके मैनेजमेंट से, बट कोई डिस्क्लोजर है ही नहीं इसको लेके। आप उनकी वेबसाइट पे जाके पेंट्स का उनका एक सिंगल डिस्क्लोजर है, इतना पैसा खर्च किया है, उन्होंने कह दिया है कि हम नंबर 2 प्लेयर होना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको ग्रासिम के बारे में पता करना है तो आप डीलरों से बात कर सकते हैं। डीलरों से ग्रासिम ने ऑलरेडी बात करना शुरू कर दिया है, पहली चीज़। इस पर मैं और डिटेल में अगले वीडियो में बात करूँगा। लेकिन मैंने एक बहुत सिंपल चीज़ करी, मैं लिंक्डइन में गया और मैंने ग्रासिम पेंट सर्च मारा, करीब 400 रिजल्ट आ गए हैं।
यानी वो ऑलरेडी अपनी मैनेजमेंट टीम खड़ी कर रहे हैं, 400-450 लोगों को उन्होंने हायर ऑलरेडी कर लिया है। मुझे लग रहा है ये नंबर 1500 से 2000 हो जाएगा अगले 12 महीने में, यानी उनकी लीडरशिप टीम ऑलरेडी इन प्लेस है। अब लीडरशिप टीम से एक और चीज़ आती है, आप देखिए इसमें सीईओ का नाम क्या है, वो है रक्षित। रक्षित एक ब्रांड मैनेजर टाइप रोल से आए हैं। उन्होंने निविया इस तरह की कंपनियों में काम किया है जो प्योरली ब्रांड और मार्केटिंग ड्रिवन है। इसका मतलब क्या है आप समझ लीजिए। पेंट्स हैज ऑलवेज बीन अबाउट ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। और ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग की थिंकिंग बहुत अलग होती है। ग्रासिम आज तक कमोडिटी बिजनेस में रहा है, वो ब्रांड के बिजनेस में जा रहा है। अगर आप ब्रांड के बिजनेस में जाते हैं, ब्रांड्स के व्यापार में जाते हैं, तो आपको एडवर्टाइजिंग में बहुत खर्च करना पड़ता है। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं, आप ये समझिए। पेंट्स इज अबाउट ब्रांडिंग, और ब्रांडिंग में खर्चा करना पड़ता है। अब मैंने आपको सप्लाई शेयर बता दिया, रेवेन्यू शेयर क्या होगा हमें नहीं मालूम ब्राउन बिल्डिंग का, लेकिन अगर आपने इतनी फैक्ट्रियां लगाई हैं और आपको रेवेन्यू बनानी है, तो आपको खर्चा ब्रांडिंग में भी करना पड़ेगा। तो अगर रक्षित जैसा आपने सीईओ हायर किया है, वो आके बिरला जी को क्या बोलेंगे कि सर 10,000 करोड़ किसी फैक्ट्री लगाने से नहीं होगा। एशियन पेंट्स 1200 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में हर साल। अगर आप उनसे compete करना है मुझे, तो आपको मुझे 1000 करोड़ से 1500 करोड़ रुपये एडवर्टाइजिंग में खर्च करने देना पड़ेगा। क्यों? मेरा शेयर ऑफ वॉइस जो है अगले 5 साल, जब मुझे ब्रांड बनानी है, मुझे एशियन पेंट जैसा हो अल्लाह करना पड़ेगा बाजार में। सो अपार्ट फ्रॉम सप्लाई शेयर, मुझे ये भी लगता है कि अगले 3 से 5 साल में शेयर ऑफ वॉइस, शेयर ऑफ एडवर्टाइजिंग में भी ग्रासिम का शेयर बहुत हाई रहने वाला है। सो 10,000 करोड़ जो सो वो फैक्ट्रियों में लगा रहे हैं, मुझे लग रहा है मिनिमम 4 से 5,000 करोड़ वो अगले 5 साल में एडवर्टाइजिंग में भी लगाएंगे, तभी ब्रांड बिल्ड होगी। फाइनली अब देखते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि ग्रेड से गुड कैसे होती है कंपनियां। हमने पहले देखा कि एक कंपनी जिसका 5 रुपया का अर्निंग 25 रुपया हो गया, गुड टू ग्रेड, फास्ट ग्रोथ वगैरह वगैरह। यही कंपनी जब 25 रुपए से 30 रुपए जाती है और उसका स्लो डाउन आता है, स्लो डाउन कुड बी बिकॉज ऑफ कंपटीशन जो पेंट्स में आने वाला है, या मैच्योरिटी, या कोई भी रीज़न होता है, तो ये इसी वक्त मैं कहता हूं कि ग्रेट अर्निंग फिर गुड होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ग्रोथ कम हो जाता है, कंपनी वो ब्रह्मा विष्णु महेश के कर्व में स्लो हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। जब कंपनियां स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है, अर्निंग्स की रिस्क आ जाती है, या इंडस्ट्री में कंपटीशन आ जाता है, तो वैल्यूएशन मल्टीपल भी ग्रेट का गुड हो जाता है। तो ये 70-75 पी हैं, अगर ये 50 भी हो गए, खराब नहीं है 50, लेकिन 70 से 50 की डी रेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, और 70 का अगर 40 भी हो जाता है तो डी रेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। उस वक्त फिर शेयर प्राइस भी ग्रेट से गुड होनी शुरू हो जाती है, शेयर प्राइस भी डी रेट होना शुरू हो जाता है। तो यही बेसिकली तथ्य है इस वीडियो का। मुझे लग रहा है कि एशियन पेंट्स, बर्जर, नेरोलैक, एक्सो के सामने एक बड़ा कंपटीशन आ रहा है अगले कुछ सालों में, जो है ग्रासिम। और आई एम श्योर ग्रासिम विल स्पेंड अ लॉट इन एडवर्टाइजिंग। फैक्ट्रियाँ वो लगा ही रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया आ रहे हैं। और जहाँ तक डीलरशिप और टिंटिंग मशीन का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, उस पर मैं अगले वीडियो में बात करूँगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन आई एम श्योर कि इस इंडस्ट्री में अगले 4-5 साल में एक महायुद्ध आ रहा है। और जैसा मैंने कहा, जब युद्ध होता है ना, किसी को थोड़ी सी खरोच लगती है, कोई आईसीयू जाता है, कोई ख़त्म हो जाता है। सो आई एम श्योर किसी ने कुछ कंपनियों को खरोच लगेगी, कुछ लोगों को काफ़ी चोटें लगेंगी। और नया इंडस्ट्री स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश जब तक नहीं होगा, तब तक ये जो इंडस्ट्री स्ट्रक्चर है, ये शेयर्स हैं, मुझे लग रहा है ग्रेट टू गुड होंगे, और थोड़ा मुश्किल वक्त होगा इंडस्ट्री के लिए। देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये G2G, गुड टू ग्रेट या ग्रेट टू गुड की बहुत सारी कहानियाँ आने वाली है। और ये पेंट्स वाले में तो मैं काफ़ी आप लोगों के लिए फॉलो अप वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं खुद भी बहुत डीलरों से मिल चुका हूँ। डीलरों से मेरी जो बात हुई है, मैं उसकी भी आपको एनालिसिस बताऊँगा। फिर एक वीडियो में आपको, अगर मैं एशियन पेंट्स होता मैं कैसे सोचता, अगर मैं इंडिगो होता मैं कैसे सोचता। फॉर एग्जाम्पल, इंडिगो इज़ रन बाय एन अमेजिंग एंटरप्रेन्योर मिस्टर जालान। खुद उन्होंने स्क्रैच से, बिना पेंट्स इंडस्ट्री में कभी काम किए हुए,
20 से 22 साल में कमाल की कंपनी खड़ी कर दी है जो लिस्टेड भी है। लेकिन इंडिगो की आप दिक्कत समझिए, इंडिगो के मेजर शेयर होल्डर मिस्टर जालान भी हैं और सिकोया भी है, जो एक वेंचर कैपिटल प्राइवेट इक्विटी फर्म है। सिकोया के फंड की एक फाइनाइट लाइफ होती है, उनको निकलना है। अब यहाँ द्वंद्व देखिए, जो ओनर है बिजनेस के वो लड़ना चाहेंगे, सिकोया को फंड बेच के निकलना है क्योंकि उनके फंड की लाइफ पूरी हो जाएगी। और टफ पीरियड में ये जो द्वंद्व होने वाला है दोनों में बोर्ड मीटिंग्स में, मुझे लग रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। किसी मेरा स्पेक्यूलेशन है, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, बट अगर मैं एज अ फंड मैनेजर सोचूं और एज एन ओनर सोचूं, दोनों में रिफ्ट अगले 3-4 साल में पक्का आने वाली है। एनीवे, और वीडियोज़ में इसकी बात होगी। आज के लिए इतना ही। और मैंगो रीडर पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, बहुत दिल से हमने बनाया है। आप लोगों को, अपने बच्चों के लिए या परिवार में लोगों को बहुत पसंद आएगी। सी यू सून। और ये मैं बता देता हूँ कि प्राइमरी एजुकेशनल पर्पस है, इसमें कोई भी मैं तो आपको शेयर खरीदने बेचने या मेरी कोई पोजीशन है ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको आप एक एजुकेशनल वीडियो की तरह देखें कि किस तरह से आप इंडस्ट्री की एनालिसिस कर सकते हैं, किस तरह से आप शेयर्स की एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है।